हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए, यहाँ पर मैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। और ये जो प्रश्न है वो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय बिहार की जो परीक्षा है वो शेड्यूल्ड है और उसमें एक परीक्षा होगी भाषा की। उसमें हिंदी के क्वेश्चंस 75 क्वेश्चन आएंगे, जो लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे उनके लिए, और जो उर्दू सेलेक्ट करेंगे उनके उर्दू के 75 क्वेश्चन आएंगे, और जो बांग्ला सेलेक्ट करेंगे उनके बांग्ला के 75 क्वेश्चन आएंगे, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं, यानी कि 30% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। तो हिंदी भाषा से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसके 100 क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ लीजिए। और ये भी 100 क्वेश्चन हैं। अगर इनको आप पढ़ लेंगे तो आपके टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप ये 200 क्वेश्चन पढ़ कर जाएंगे और कुछ हिंदी आपको पहले से भी आती होगी, तो डेफिनेटली आप इस अर्हता परीक्षा में 30% नंबर ले आएंगे। दोस्तों, ज़्यादा इसमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सामाजिक विषय और सब्जेक्टिव पे बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो उसी से बनेगी। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और वैसे हिंदी जिस भी पेपर में आएगी, सबके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन आज कौन सा है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ये है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय। ये देखिए, यहाँ पर उपकार जो है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और मैं आपको अभी उपसर्ग और प्रत्यय की पूरी डेफिनेशन अच्छे से बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग का मतलब ये होता है किसी भी शब्द में अगर किसी दूसरे शब्द को उसके पहले जोड़ दिया जाए और उसका मतलब जो है मीनिंगफुल मतलब रहे, अच्छा मतलब हो जाए, तो वो उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय इसके साथ होता है। प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के आप पीछे किसी शब्द को जोड़कर उसका मतलब बदल रहे हैं, तो वो प्रत्यय है। जैसे कि आपने मान लीजिए अभी, अभी जो है उपसर्ग है। अगर मान से पहले आपने अभी लगा दिया, तो ये जो अभी है वो उपसर्ग है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और तो ये इसमें उपसर्ग में उप जो है वो, इसमें उपकार में जो है उप जो है उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको प्रत्यय का भी उदाहरण आपको बताऊंगी। अब इसमें विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो विराम चिन्ह जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हम जो विराम, पूर्ण विराम लगाते हैं, ये जो होता है वो अर्ध विराम होता है, कॉमा अल्प विराम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्ध विराम कौन सा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डॉट और कॉमा जो होता है वो अर्ध विराम होता है, और जबकि ये जो सादा कॉमा होता है वो अल्प विराम होता है, और ये पूर्ण विराम होता है। इसके साथ साथ डैश जो है वो योजक चिन्ह होता है। तो बहुत सारे इसमें चिन्ह होते हैं, जिनको आपको पढ़ लीजिएगा। चैनल पर वीडियो है सब की बिल्कुल डिटेल में दी हुई, इसीलिए मैं यहाँ पर इकट्ठे 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सारे टाइप के जितने भी टॉपिक हैं सब पे अच्छी से डिटेल में दे रखा है। अगला है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। तो आप सभी को पता है, मैंने बता दिया। अल्प विराम एक चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह होता है जो डैश ऐसे डॉट लगा के बनाते हैं, पूर्ण विराम भी होता है जो ये जैसे लगाते हैं, लेकिन अवतरण जो है ये कोई विराम चिन्ह नहीं है। फिर है, वाक्य के कौन से घटक होते हैं। तो वाक्य के जो घटक होते हैं वो उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य क्या है वाक्य का, और विधेय क्या है, ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, तभी आप किसी वाक्य को बना पाएंगे जब आपको उद्देश्य पता हो किस लिए आप वाक्य बना रहे हैं। किस भाषा में, मतलब किस शब्द में अब आ गया, देखिए प्रत्यय नहीं लगा है, आवा प्रत्यय नहीं लगा है। तो आप देखिए, दिखावा यानी कि दिख, दिख के साथ अगर हम आवा लगा देंगे, या आवा देखिए पीछे प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिखावा हो गया। तो ये बाद में लगाने के बाद इसको क्या कर दिया, इसका मीनिंगफुल अर्थ हो गया। लेकिन लावा में जो है वो आवा प्रत्यय लगा हुआ नहीं है, जबकि चढ़ आवा, भूल आवा, तो इस तरह से इसमें आवा प्रत्यय लगा हुआ है सब में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिखा है भारोपीय। भारोपीय मतलब क्या है, भारत और यूरोप। भारोपीय का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इन दोनों की मिली हुई भाषा है हिंदी, तो इसलिए भारोपीय है ये। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है। तो शुद्ध वर्तनी आप कृपा पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो कृपा तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसमें देखो, प्रत्यय फिर से पूछा है कि इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
तो आप देखिए जादूगर, जादू लिखा है, जादू एक शब्द होता है सही सा और उसमें गर लगा है, ठीक है। जबकि सागर में आप नहीं तोड़ सकते, नगर को आप नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए जादू में जो गर है वो प्रत्यय लगा है। क वर्ण किसके योग से बना होता है? तो का वर्ण आपको पता है, का पूरा वर्ण है। अगर आपको इसको बिना स्वर के साथ आप कोई वर्ण बोल नहीं सकते तो इसका स्वर इसमें लगा होता है आ, तो इसे हम हलंत लगाएंगे। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर लगा हुआ नहीं हो, बिना स्वर के आप किसी व्यंजन को बोल नहीं सकते, तो इसका उत्तर ये होगा, ठीक है, हलंत वाला और उसके साथ आ लगा हुआ। कोई भी वर्ण हुआ, कोई भी व्यंजन हुआ, आप उसे बिना स्वर के नहीं बोल सकते। हिंदी भाषा का जन्म कब से हुआ है, किससे हुआ? तो अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। और बहुत से बच्चे वैदिक संस्कृत भी कहेंगे, नहीं, अगर आप इसके पूरा चार्ट देखेंगे तो हिंदी भाषा जो है अपभ्रंश से जो है जन्म हुआ है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जो है 25 प्रकार के होते हैं। अब आप बताइए कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है क वर्ग, च वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, 5 होते हैं। और इसके साथ साथ KTM DO मैं आपको पहले ही ट्रिक जो है एक वीडियो में आप देखिएगा, उसमें दिया है। K फॉर क्या होता है? कंठस्थ। T फॉर क्या होता है? तालु। M फॉर मूर्धा। T फॉर दंतस्थ और O फॉर ओष्ठ, यानी कि पावर के ओष्ठ से बोले जाएंगे, तावर के दांत से, टावर के मूर्धा, चावर के तालु से और कावर के कंठस्थ से। तो इस तरह से अगर आप रट लेंगे, और इनके का के आपको पता है 5 होते हैं, यानी कि क, ख, ग, घ, ण। तो इसी तरह से चावर के भी 5 होते हैं, टावर के भी 5 होते हैं, तो इसलिए और 5 वर्ग होते हैं, तो 5 25 हो गए। अगला है निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य आपको पता ही है कौन सा होता है, जिसमें कि शब्द 2 वाक्यों को जोड़ा जाए। शेठ जानता है की से जोड़ा गया है, नौकर ईमानदार है ना, ये चीज़ जोड़ी गई है, तो इसीलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। अब इसके साथ साथ अगला है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य है, ये कौन सा वाक्य? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ये एक वाक्य है दोस्तों। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या है, जिसने, इसको जोड़ा गया है 2 शब्दों के साथ, 2 शब्द नहीं 2 वाक्यों के साथ दोस्तों, ठीक है। वाक्य है ना, एक वह कौन सा व्यक्ति है और जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मिश्र वाक्य वो होते हैं जिनमें वो जैसे ये ऐसा काम हुआ है क्योंकि ऐसे करके ये हुआ है, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। और संयुक्त वाक्य में और करके जो है जोड़ा जाता है, 2 शब्द होंगे उन्हें और लगा के एक शब्द ये जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और फिर है, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? ठीक है, हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, तो ये विराम जो होता है पूर्ण विराम, ये इंग्लिश में कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक है। जबकि क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक है हिंदी में भी यूज़ होता है, इंग्लिश में भी कॉमा होता है, जिसे क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। ये जो होता है ये भी है अर्धविराम। तो लेकिन ये जो पूर्ण विराम होता है वो हिंदी में हिंदी का ही है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग, अब आप निर्वाह में प्रयुक्त उस पर क्या होगा, उपसर्ग का मतलब पहले निर होगा इसमें, ठीक है, निर। वहा के साथ क्या हुआ है, आगे यहाँ पर निर लगा दिया है, ठीक है। तो ये इसको जब जोड़ेंगे तो ये रा जो है ये रा ऊपर पहुँच जाएगा, क्योंकि आधा है। जब डैश लगने का मतलब क्या है, नीचे हलंत लगने का मतलब होता है कि इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, इसे हम आधा मानते हैं। जैसे आपका हलंत वाला का जो है इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय फिर से आप बता दीजिए। तो धनिक में हुआ है, ठीक है, धन और प्लस इक है ना, धनिक में हुआ है। प्रत्यय का मतलब बाद में, जबकि विकल्प को आप नहीं, पुलक और अलग को इनको आप काट नहीं सकते। मतलब आप ये इतना याद रखिए कि उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यय बाद में लगेगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में आपको पता है दीर्घ संधि है, ठीक है। संधियों से रिलेटेड चैनल पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी तो टाइम लगेगा। क्वेश्चन यहाँ पर मुझे 100 जो है कंप्लीट कराने हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, तत्सम कौन सा होता है? एज सच संस्कृत के शब्द को हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं। और तद्भव वो होते हैं, तद्भव वो होते हैं जिन्हें हम थोड़ा मैनिपुलेट करके अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। तो इसमें जो उद्गम है, उद्गम शब्द जो है वो तत्सम है।
आप और मैं आपको बता दूं तत्सम शब्द की पहचान क्या होती है। उसमें ऊपर रा लगा होगा, नीचे ऐसे करके वो लगा होगा, श्रा जिसमें यूज़ होगा, शा यूज़ होगा, ये शा यूज़ होगा। तो वो ज़्यादातर शब्द जो होंगे वो तत्सम ही आपको दिखेंगे। अब ये उद्गम में देखो दा के नीचे हलंत टाइप लगा है, तो ये इस तरह का ये शब्द जो है वो तत्सम है। भूतकाल के कितने वेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 वेद होते हैं, ठीक है। तो और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक और सकर्मक में क्या है कि वह खेलने गया, तो ये अकर्मक होगी, लेकिन वह गेंद से खेलने गया तो ये सकर्मक हो जाएगी। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक है गेहूँ पिस रहा है। किस में पिस रहा है? कौन पीस रहा है? तो ये नहीं है। मैं जगवाता हूँ तो ये अकर्मक होगी, लेकिन बालक को लग गया तो ये क्या, कौन, कैसे लगा है तो समझ जाइए वो सकर्मक है। राम लिखता है, ये अकर्मक हो जाएगी, लेकिन पत्र बीच में आ गया तो ये सकर्मक हो जाएगी। मदन गोपाल को हंसा रहा, गोपाल को बीच में आ रहा है, अगर हंसा रहा होता केवल तो ये भी अकर्मक होती। गेहूँ पिस रहा है, ये जो है वो अकर्मक है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का है? समूहवाचक संज्ञा आपको पता है ग्रुप से रिलेटेड है, तो सभा समूहवाचक संज्ञा होती है, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। समूहवाचक संज्ञा का मतलब यही होता है, जैसे सभा हो गई, सेना हो गई, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग को यहाँ पर आपको चयन करना है। तो ये देखिए, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखो अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो वक्ष पर सांप लौटने लगे, ये यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह का है, यहाँ पर ये होना चाहिए छाती पर सांप लौटने लगे, इस तरह से होना चाहिए दूसरे राजाओं के। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? हलंत जो ऐसे करके मैंने आपको बताया है, तो किसमें अशुद्धि नहीं है? तो इसमें जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान को बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ये सही है। जबकि और इसमें इनमें अशुद्धि है, क्योंकि श्रीमान के नीचे हलंत लगता है, इसके नीचे नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, तो इसलिए सत में लगेगा, ता में, सतचित में। तो इसलिए यहाँ पर बुद्धिमान बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, इस चीज़ को याद रखना। शुद्ध वर्तनी में भी आ सकता है। शा कौन सा व्यंजन है? तो शा ऊष्म व्यंजन है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे बोलेंगे तो आपके मुंह से ऊष्मा, गर्म ऊष्मा निकलती है, ये पहचान होती है। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है बताइए? समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन बहुत मेहनत से किया गया था, तभी तो अमृत निकला था। जब देवताओं और जो उसके साथ साथ जो दैत्य थे उन आपस में। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो मैं आपको बता चुकी हूँ अल्प विराम कौन सा होता है। तो जो कॉमा होता है वो अल्प विराम होता है, इस तरह से जो लगा रहता है, किसी बात को कहने के लिए थोड़ी सी देर हम रुकते हैं। जस दूल्हा तन बनी बराता, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? सभी साथी एक जैसे, ठीक है, यानी कि जैसा दूल्हा वैसी ही बारात है, सारे साथी एक जैसे, इसका अर्थ ये है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिसके बीच में और लगा हो, आंख बंद करके आप उसे संयुक्त वाक्य कर लीजिएगा। तो उसने खाना खाया और सो गया, तो और लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, यानी कि और लगा के दो वाक्यों को जोड़ा गया है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें देखो उपकार वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, वही उपकार है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपको पता है विस्मय बोधक है। अरे ओह, ये सब जो होते हैं वो विस्मय बोधक शब्द होते हैं। आह, इस तरह के जो होते हैं, और प्रश्नवाचक होते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया, इस तरह के, तो विस्मय बोधक है ये। बहाव शब्द में प्रयुक्त बताइए, जो प्रत्यय है वो क्या है? तो आपको पता है आव लगा है, वहाँ आव लगा हुआ है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला यौगिक है, पाठ प्लस शाला दोनों को जोड़ दिया गया है, तो यही यौगिक बन गया है, अपना एक विशेष अर्थ ले लिया है, ठीक है। इनमें से अपादान कारक, सारे कारक होते हैं, कितनी प्रकार की विभक्ति? 8 प्रकार की होती हैं। तो अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो से, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलग होने वाला जो होता है, वो अलग होने वाला जो होता है, ठीक है। पेड़ से फल गिरा, तो अलग होने के लिए अपादान कारक होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग इसमें कि तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं है, साथ क्यों नहीं लाते? तो तुम्हारी पुस्तक, तो तुम्हारी पुस्तक का नहीं, अपनी पुस्तक, तो तुम अपनी पुस्तक, है ना, अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? पवित्र में प्रयुक्त संधि बताइए।
तो पवित्र में प्रयुक्त संधि अयादि संधि है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पूरी संधि की डिटेल नहीं बता पाऊंगी क्योंकि इसलिए वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। संधि से रिलेटेड हिंदी वाली प्लेलिस्ट बार बार कह रही हूँ, जाके एक बार ज़रूर उस पर जाके देखिए कि बहुत सारी वीडियो हिंदी की है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है, यानी कि अक्षर संबंधी अशुद्धि पूछी जा रही है। तो अनुकूल में है, क्यों है? क्योंकि अनु और कूल बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो का जो वर्ण है इसके साथ जो स्वर लगा है वो गलत लगा दिया है, छोटा ऊ लगा दिया है, जबकि इसके साथ स्वर कौन सा लगना चाहिए? बड़ा ऊ। जब वर्ण विच्छेद आप शब्द विच्छेद करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, कैसा वाक्य है? तो आपको बता ही दिया है कि ये मिश्र वाक्य होता है, की लगा हो या जैसे ही वो गया तो वैसे ऐसे हो गया, है ना, या उसने कहा कि जिसने ऐसा हुआ, तो इस तरह के ये मिश्र वाक्य होते हैं। तो ये आपको इस तरह का, अभी इतने सारे क्वेश्चन आए तो रट गया होगा। जाके पाँव न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसको दर्द नहीं हुआ वो दूसरे की दर्द को कैसे अनुभव कर पाएगा, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, जिसके ऊपर नहीं बीतती वो नहीं जानता, तो इसका ये होगा, है ना। जिसके पैरों में विवाही फटी, जैसे पैर फट जाते हैं बहुत से लोगों के, तो आप देखिए कितना दर्द होता है, तो जिसको दर्द होता है वही जानता है, नहीं तो मनुष्य तो क्या सोचता है दूसरा कि पैर गंदे रखे होंगे, ये करा होगा वो करा होगा। तो यहाँ पर इस तरह का है। निम्नलिखित निम्न में मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो लखनऊ, देखो मिश्र वाक्य जो लग गया इसमें, जो वो तो ये लगाओ तो ये मिश्र वाक्य होता है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो ये इसमें 3 शब्दों को जोड़ दिया गया है, तो विशेषण उपवाक्य है। ये विशेषता बताई जा रही है इसकी ऐतिहासिक नगर के विषय में। इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय जो है इसमें से कौन सा नहीं? लोग है, ठीक है, गण है, और इसके साथ साथ वर्ग भी होगा, इस वर्ग के लोग, लेकिन प्रेस जो है वो समूहवाचक प्रत्यय नहीं होगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? तो विरोध करना का मतलब क्या है? कहते हैं सिर उठाइए अपना, ये बात कहिए, सिर उठाना कहते हैं। ये कभी कहते हैं सिर झुका के बात करो, यानी कि विरोध मत करो, तो सिर उठाना विरोध करना का जो है मुहावरे का अर्थ है। इनमें से किस बिंदु में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं? चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ आपको पता है पहुँच में है, क्योंकि जब हम पहुँच लिखते हैं तो चंद्र बिंदी लगाते हैं, सिंपल बिंदी नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पे यह अशुद्धि है। अगला है मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में यहाँ पर जो संधि है वो है वृद्धि संधि। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ऊष्म और संयुक्त आपको पता है कि ये व्यंजन के प्रकार होते हैं, स्वर के नहीं। ऊष्म और संयुक्त क्या होते हैं? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये है कि इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह जब किसी को हम शब्दों को, 2 शब्दों को जोड़ते हैं तो योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे माता और पिता लिखते हैं हम लोग, माता पिता के बीच में जो डैश होता है यही योजक चिन्ह है। ठीक है, ऐसी भाई बहन इस तरह के, तो इसमें जो ये योजक चिन्ह है तो ये डैश वाला है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसमें शा लगा हो और ऊपर रा लगा हो तो वो तत्सम शब्द होता है। ऐसा जैसे संस्कृत से हम उठा लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग आपको पता है पहले लगा होता है, तो देखो अपवाद में लगा है उपसर्ग, पराजय में लगा है उपसर्ग, और प्रभाव में भी उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में जो है ये उपसर्ग नहीं है। देखो यहाँ पे दिख रहा है पुरोहित में उपसर्ग है, तो आपको पता है कि इसमें जो पुरुष है वो उपसर्ग है। ठीक है, ये उपसर्ग है, इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन से शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यानी कि मेल फीमेल को लेकर अशुद्धि है? तो इसमें जो है देखो नारी गलत लिखा हुआ, गायिका सही है, अनाथा सही लिखा है, गोपी, लेकिन नारी ऐसे नहीं लिखा जाता। नारी में रा में बड़ी की मात्रा लगती है, आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है? नाश कर देने का मतलब क्या है कि पानी भरना, यानी कि उस चीज़ को पानी भर देना, उस चीज़ में ख़त्म। कहते नहीं इसमें तो तुमने पानी भर दिया, चीज़ खराब कर दी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें बे है, इंसाफी के आगे बे लगा है, तो बे जो है वो उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछ रहे हैं। पुल्लिंग मतलब बोलने में आपको लगे कि ये पुरुष जैसा है, तो जैसे गिलास लाओ, गिलास कहाँ गया, तो लड़के जैसा। अदालत लगी है, लगी माने फीमेल जैसा, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है गिलास जो है वो पुल्लिंग है। ये आते हैं क्वेश्चन, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आप बोल के देख लेना। ठीक है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिर है, अपने आप ही आपको चिर, आयु, आयु के आगे लगा है। अगला है, किस शब्द की रचना में प्रत्यय
जो है प्रत्यय से हुई है, तो किस शब्द की रचना प्रत्यय लगाने के बाद हुई है, तो इसमें अप में उपसर्ग लगा है, और इसमें जो है इनमें से कोई नहीं ऐसा है जिसमें प्रत्यय लगा हो। फिर इस 56वां क्वेश्चन है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा बना दिया जातिवाचक संज्ञा को, तो बुढ़ापा। बुढ़ापा एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब आप बुढ़ापा की बेचारा बुढ़ापे में है तो वो भाववाचक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, ये इससे भी रिलेटेड वीडियो चैनल पर आप जाके देखिएगा। तो इसमें ये देखिए बा नहीं दिया है, बा महाप्राण से रिलेटेड है, ठीक है। नहीं, बा का मतलब क्या हुआ कि हाँ इसका था वाला जो है ये ता था, हाँ पहले और दूसरे जो होते हैं महाप्राण होते हैं, तो जो था वाला है वो महाप्राण है। अगला यहाँ पे 58वां क्वेश्चन है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं, तो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे त्रा है, त्रा जो है किससे, ता और रा से मिलकर बना होता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इस तरह के होते हैं। ज्ञा जो है ज्या से बना होता है, जा और या से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है, नाक से बोला जा रहा है, तो जो इसमें या है, जो या है इसे आप बोलिए तो ये नाक से बोला जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है, तो आप देखिए कि माँ, जो माँ है, माँ को बोलेंगे जब आप तो नाक से इसमें से आवाज़ निकल के आएगी। च छ ज झ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती, तो मैंने बताया KTM 2 याद कर लो, तो यानी कि तालव्य कहलाएंगी ये, है ना। KTM च वर्ग टी वर्ग है तालव्य। तो ये देखो इसमें क्या है, जो इसमें देखो तालव्य होगा, तालव्य वाला इस यहाँ गलत लिखा है, ये सा होगा ना, आवाज सा, तो ये तालव्य होगा, ठीक है। और उस सबसे ऊपर ही मैंने बताया था ट ठ ड ढ ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो KTM 2 से याद कर लो भाई, KTM 2। तो ये तो कावर्गी, चावर्गी, टावर्गी, तावर्गी, पावर्ग, तो ये मूर्धन, मूर्धन होगा टावर्ग 62 का। ये देखो है बा वाला इसका उत्तर। फिर इसके बाद है च छ ज झ, तो ये आपको बता दिया क चा, यानी कि जो ये च छ ज झ ये क्या होते हैं, ये स्पर्श संघर्षी होते हैं, ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो इसमें अल्प प्राण वर्ण बताने हैं, तो इसमें क और ग जो है वो अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। महाप्राण जो होते हैं ये क पहला तीसरा अल्प प्राण होता है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो है। इसमें अल्प प्राण कौन से हैं, तो अल्प प्राण आप देख लो, जो त थ द, त और द, तो यानी कि त पहला और तीसरा है, ता और दा, और इनमें पहले तीसरे का नहीं बन रहा तो इसलिए नहीं है, इसमें ये वाला उत्तर सही है। निम्नलिखित में से तालव्य, तालव्य वही KTM 2 याद कर लो भाई, KTM 2, तो दंतस टोस्टस ये तालव्य, तो चा वर्ग के जो होते हैं वो तालव्य होते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें दिया ये चा वर्ग, सा वाला जो आंसर सही है। व्यंजन कुल कितने होते हैं, तो 33 होते हैं, आंख बंद करके बता चुकी हूँ मैं, 11 स्वर होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण जा है, ठीक है। घोष, अघोष, सघोष जो होते हैं वो पढ़िएगा ढंग से, ओके। इसके बाद किस वाक्य में भाववाचक नहीं है, तो देखो मुझे सुबह जल्दी, मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, ये मेरे भाव हैं। छोटे बच्चे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं, वो भी भाव हैं। कमजोरी के कारण लड़का नहीं चल जाए, ये भी भाव है। लेकिन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है तो ये भाव में नहीं आता है। अगला है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, तो दृष्टि जो शब्द है वो अपने आप ही आपको समझ में आ रहा है कि शुद्ध नहीं है, इसको ऐसे करके दृष्टि इस तरह से लिखते हैं, ये तो कुछ नहीं है। सृष्टि सही है, वापस सही है, मत सही है, ठीक है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, तो ये जो शुद्ध शब्द है वो ये है दंपति, जबकि बुधवार को इस तरह से लिखा जाता है आजकल, ठीक है। द्वितीय इस तरह से नहीं लिखा जाता, इसमें ता में बड़ी की मात्रा लगेगी, और वयस्क भी गलत लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, शुद्ध शब्द जो है दंपति है। अगला है, इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, जो गलत है। स्थावर का जंगम होता है, यह मूक का वाचार होता है, वेष्टि का समष्टि होता है, लेकिन हार का परिहास नहीं होता। परिहास माने तो किसी की हंसी उड़ाना होता, हार माने हार का जीत होगा। इनमें से विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो हर्ष का विषाद होता है, स्वीकीय का परकीय होता है, वैतनिक का अवैतनिक होगा, सवैतनिक नहीं होगा, दोनों एक ही बात हो गई है। तो जड़ का चेतन होता है, तो यही वाला इसका गलत है, ठीक है। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, तो ध्यातव्य होगा भैया, ध्यातव्य ऐसे करके होता है, और ये भवनिष्ठ भी गलत है। और जबकि और सब, ये देखिए भवनिष्ठ ऐसे लिखा, और सब जो हैं इसमें एक गलत है एक सही है, इस तरह से है, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। तो
तो इसलिए पूछा कि दोनों ही गलत किस्में हैं। संयुक्त जो वाक्य है उसका उदाहरण बताना है, तो अब बता ही दिया था, जिसमें और लगाओ आंख बंद करके बता देना ये संयुक्त है। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद क्या है? तो ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, ये द्विकर्मक हुए। इस चीज़ को याद कर लेना। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य बता दिया मैंने कि वह आगे बढ़ गया, लेकिन और लेकिन ये आगे, लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो ये संयुक्त हो गया। लेकिन और इस तरह से जुड़ जाए तो ये संयुक्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सरल और साधारण वाक्य क्या है? तो इसमें सबसे सरल साधारण वाक्य है कि दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, जबकि इनमें या, कॉमा ये सब लगे हैं, तो ये सरल वाक्य में नहीं आएंगे। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। मेरी बात ध्यान से होता भाई। एक लोटा पानी से भरा हुआ, ये क्या है? भरा लाओ, ये गलत लिखे हैं सब। दूसरा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं है, गलत, वह बुरा आदमी नहीं है, यहाँ पे ही होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, ये कथन सही नहीं कि कर्ता भी हो और कर्म भी हो। अकर्मक क्रिया भी तो होती है भाई, जिसमें कर्म नहीं होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये ठीक है। ये पुस्तक जी क्या होता है? ये इनमें कुछ ना कुछ गलती है, तो इसका चौथा सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो वे फालतू बात मत करो, वे फालतू की बातें मत करो, ये होता है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हमारे देश में अनेक रमणीक स्थान है, ये सही है। ठीक है, अगला है आदि उनका सही अर्थ क्या है? तो इसका आदि माने होता है आरंभ और आदि माने अभ्यस्त। ठीक है, हम उसके आदि हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, तो ये इसका अर्थ सही है। अगला है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये शुद्ध है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य शुरू होते ही विघ्न पड़ना, ये सही है। इसका मुहावरे का अर्थ गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ है? बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण अपनी बात को कह देना। जैसे कम समय में ये 100 क्वेश्चन आपको मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुँचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा है, तो इसमें चींटी के पर निकलना है, यानी कि कमजोर आपने व्यक्ति समझा, लेकिन क्या हुआ? उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आप चींटी को जरा सा समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या हुआ? उसके पर निकला है, वो होशियार निकली। नष्ट होने के करीब पहुंचने से संबंधित है ये। ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन करना अपना ये चींटी के पर निकल आना, और चींटी को जरा सी व्यक्ति आदमी जो है एकदम कुचल सकता है। तो अपनी जो कमजोर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन आदमी सामने वाला उसको जरा में कुचल देगा, इस तरह से है। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए हुए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, उक्त वाक्य में रिक्त की प्रयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी? तो मतलब बहुत परिश्रम किया, कोई लाभ नहीं हुआ, तो कहते हैं अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना मेहनत करी हुआ कुछ नहीं, तो वही हाल है ना। मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश का जो है वाह बनेगा भाई। यहाँ हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, हिंदी गलत लिखी है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द तो मुमुक्षु होता है, कि मैं मुक्ति गाना चाहता हूँ, मुमुक्षु। जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? तो होगा दुर्दांत। क्या होगा? दुर्दांत है, वश में करना कठिन है। निम्नलिखित में तत्सम, तो जो कुटुंब लिखा है वो तत्सम है, जबकि पड़ोसी महिला संजोग आपको नहीं लग रहा होगा तत्सम है। तत्सम सभी शब्द तत्सम है, तो मस्तक और श्वास मैंने बता दिया, ऐसा सा बना हो, आधा सा अक्षर बना हो, तो ये जो होते हैं वो। जबकि छिद्र जो है तत्सम है, लेकिन ये तत्सम नहीं है। ग्राम तत्सम है, ये तत्सम नहीं है, तो इसलिए दोनों ही तत्सम जो है पहले में है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा? तो माँ जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, यहाँ पर। और किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो निकेत और निलय जो है वो दोनों ही घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, याद रखना। और जो ये आलय नहीं है, आलय बच्चे सोच रहे होंगे, तो आलय है कि जहाँ पे हम कोई विशेष चीज़, जैसे विद्या जहाँ पा रहे हैं वो विद्यालय है, इस तरह का ना। शौचालय भी तो होता है एक, तो ये घर के पर्यायवाची नहीं है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भास्कर और निशाचर जो है पर्यायवाची नहीं है। निशाचर तो निशाकर माने होता है चंद्रमा, और भास्कर माने होता है सूरज, तो ये जो है पर्यायवाची नहीं है। जबकि शशांक चंद्रमा के ही हैं, और चपला बिजली के हैं, समुद्र उदती समुद्र के हैं। निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो समीर माने परम पवन होता है, और मारुति माने पवन होता है,
और वात माने पवन होता है, लेकिन अनिल माने जो है वो पवन नहीं होता, अनिल माने क्या होता है, आग होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 98। अब आपको 99वें क्वेश्चन बताती हूँ। भ्रांत, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होगा, निर्भ्रांत, इसको याद रखना। ठीक है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें कन्फ्यूज़न बहुत हो। देखो, विभ्रांत भी आदमी सोचेगा कि ये इसका आंसर यही होगा, संभ्रांत में नहीं। किस विकल्प में, आज का आखिरी क्वेश्चन है, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो श्रांत और क्लांत नहीं है, जबकि वैमनस्य, सौमनस्य विलोम है, मसृण, रुक्ष विलोम है, रूक्ष। ठीक है, निषिद्ध और विहित ये विलोम है, लेकिन श्रांत और क्लांत नहीं है। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आई थी। और वैसे आप हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप इतने ही क्वेश्चन देख लेंगे तो आप जो है अपनी जो परीक्षा है, जिसको केवल अर्हता परीक्षा कहा गया, उसको अच्छे से पास कर लेंगे बिहार शिक्षक से रिलेटेड। और इसी तरह की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।